गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं हिट्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। हिट्स ने अपनी पुस्तक 1950 में अब ये सिद्धांत दिया है और इनकी पुस्तक का नाम है ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। इसमें इन्होंने गुणक और त्वरक की परस्पर क्रियाओं को आर्थिक उतार चढ़ावों का प्रमुख कारण मानते हुए प्रोफेसर सैमुअलसन से भिन्न किंतु अधिक उपयुक्त व्यापार चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो वृद्धिशील एवं गतिमान संतुलन की समस्या से जुड़ा हुआ है और अधिक व्यवहारिक है। हिट्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने इस मॉडल में किन्स के गुणक विश्लेषण, क्लार्क के त्वरक विश्लेषण और हैरोल्ड के वृद्धि विश्लेषण का समावेश किया है और इस पे गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया को व्यापार चक्रों का प्रमुख कारण माना है। हिट्स ने निवेशों को दो भागों में बांटा है, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश, और इनको अलग करके व्यापार चक्र में इनकी भूमिका को अधिक स्पष्ट किया है। व्यापार चक्र के इनके जो सिद्धांत में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है वृद्धि की अभिष्ट दर। हिट्स के व्यापार चक्र सिद्धांत में वृद्धि की अभिष्ट दर का समावेश प्रोफेसर हैरोल्ड के वृद्धि विश्लेषण पर आधारित है, जो बचत एवं निवेश के संतुलन से अर्थव्यवस्था में अभिष्ट दर से वृद्धि का सूचक है। गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया इस अभिष्ट वृद्धि दर के इर्द गिर्द आर्थिक उतार चढ़ावों का मार्ग प्रशस्त करती है। नेक्स्ट है उपभोग फलन। किन्स जैसा कि किन्स उपभोग को जैसे वर्तमान उपभोग को वर्तमान आय का फलन मानते थे। कैसे इसको हम देखें, सी टी इज द फंक्शन ऑफ वाई टी। ठीक है, वर्तमान उपभोग आय का इन्होंने फलन माना। लेकिन अगर हम हिट्स की बात करें तो हिट्स क्या है, उपभोग को पिछले अवधि की इनकम से रिलेट करते हैं, यानी एमपीसी आपका हो ही गया, ये YT-1। ठीक है, इस तरीके से ये मानते हैं। इस प्रकार उपभोग आय से पिछड़ जाता है, अतः गुणक को समय पश्चात संबंध माना जाता है। स्वायत्त निवेश। हिट्स के व्यापार चक्र सिद्धांत का ये तीसरा घटक है। हिट्स ने निवेशों को दो भागों में बांटा है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। स्वायत्त निवेश अर्थव्यवस्था में सदैव नियमित दर से बढ़ता रहता है, क्योंकि इसका संबंध इनकम से नहीं होता है। ठीक है, ये स्थिर दशा से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था को गतिमान संतुलन में रखता है। ठीक है, और ये इनकम और प्रोडक्शन से इसका कोई रिलेशन नहीं। जबकि प्रेरित निवेश क्या है, प्रेरित निवेश हिट्स के व्यापार चक्र सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण घटक है और यह प्रेरित निवेश आय और उत्पादकता के परिवर्तन पर निर्भर करता है, अतः यह आय वृद्धि का फलन है। यानी प्रेरित निवेश इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का अगर फॉर्मूला आप देखिए, IT बराबर V, फिर है YT-1 माइनस था YT-2। ठीक है ना, तो यानी पिछले अवधि की इनकम और उससे पिछले अवधि की इनकम, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को आप एक्सीलरेटर से इंटू कर दीजिए तो वह इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार त्वरक को प्रेरित निवेश पर निर्भर माना है, जो प्रेरित निवेश का आय वृद्धि से अनुपात है। त्वरक क्या होता है, त्वरक का हमने पढ़ाई है त्वरक के बारे में। त्वरक होता क्या है, त्वरक है इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, इनकम में वृद्धि होने से। यही तो एक्सीलरेटर है आपका। ठीक है ना, इसे ही तो कहते हैं हम एक्सीलरेटर। तो हम यहाँ पर यह है कि प्रेरित निवेश, यानी प्रेरित निवेश किस पे है, आय से डिपेंड करता है ये आपका प्रेरित निवेश। आगे हम देखते हैं गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया का इन्होंने परिणाम माना है व्यापार चक्र को, यानी इनकी वजह से व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आगे देखते हैं हम। अब हिट्स के आय संतुलन का अगर समीकरण देखें तो ये थोड़ा सैमुअलसन से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि सैमुअलसन का अगर आपको ध्यान हो निवेश के बारे में, इन्होंने निवेश को किस पे निर्भर माना है, इन्होंने निवेश को माना था, सैमुअलसन ने उपभोग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से संबद्ध किया था। यानी जबकि हिट्स किससे निर्भर कर रहा है, हिट्स मान रहा है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को YT-1, ठीक है, और माइनस YT-2, यानी दो अवधि की आय में अंतर से आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो रहा है। अब इस समीकरण के मान को आप रख दीजिए, YT बराबर CT प्लस IT प्लस GT। CT का मान क्या है, CT का मान है, आप देखिए यहाँ पर CT क्या है, BYT माइनस। ठीक है, ये तो आपके CT। इसी प्रकार से I क्या है, I है आपका
v ब्रैकेट में yt-1 माइनस का yt-2, ठीक है, और gt आपका गवर्नमेंट का हो गया। अब इस मान को आप रख देंगे तो ये आपका समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को रख दीजिए आप। अब व्यापार चक्र में इनके सिद्धांत की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इन्होंने शिखर और तलों की स्पष्ट व्याख्या की है, यानी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसका मैक्सिमम पॉइंट भी इन्होंने बताया है, और गिर रही हैं तो उसका मिनिमम पॉइंट माने वो कहाँ तक जाके गिरेगी उसको भी इन्होंने बताया, यानी इन्होंने मोड़ की बिंदुओं का विश्लेषण किया है। इनके अनुसार व्यापार चक्र में ऊपर की ओर विस्तार पर पूर्ण रोजगार की अवस्था में साधनों की सीमितता प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य करती है, जबकि अवनति यानी डाउन स्विंग, नीचे जा रहे हो, डाउन स्विंग की अवस्था में त्वरक की क्रिया नीचे की ओर गति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। चूंकि विस्तार की अवस्था में गुणक और त्वरक दोनों क्रियाशील रहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जब व्यापार चक्र ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो ऊपर जाते वक्त तो ये दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कौन, गुणक और त्वरक दोनों काम कर रहे हैं। और जब आप नीचे उस पे आ रहे हैं तो नीचे सिर्फ और सिर्फ कौन कार्य करता है, उस समय सिर्फ त्वरक कार्य करता है। यानी व्यापार चक्र की विस्तार अवस्था की अपेक्षा संकुचन अवस्था अधिक लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि वहां पर सिर्फ त्वरक कार्य करता है। आगे हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए आप। ओ एक्स अक्ष पर आपके टाइम पीरियड है, ओ वाई अक्ष पर आपके उत्पादन और निवेश को दिया गया है। यहाँ पर ये ई क्या है, आपका संतुलन उत्पादन विस्तार पथ है, ठीक है, संतुलन उत्पादन विस्तार पथ है। एफ जो यहाँ पर दिया गया है वह क्या है, वह आपके पूर्ण रोजगार का उत्पादन बताया गया है। ई है संतुलन उत्पादन स्तर को बताया है, और आपका जो एल है ये लोअर यानी सबसे फ्लोर इनकम पाथ को बताया, इससे नीचे इनकम पाथ नहीं जाएगा। और ये जो ए है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, यानी स्वायत्त निवेश जिसका आय से कोई संबंध नहीं है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम देखने पर देखिए कि P0 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ग्रोथ आपकी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ती है, संतुलन पथ से आप ऊपर चल रहे हैं। P0 से P1 की तरफ आप जा रहे हैं, यानी गुणक और त्वरक दोनों कार्य कर रहे हैं। P1 के बाद में आप देखिए कि P2 तक जाते वक्त ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये आपका जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो लाइन है उस पे ही चल रही है, उसी पर चल रही है ये, ठीक है। P1 से P2 तक ये वहीं तक चल रही है। इसके बाद में यानी यहाँ पर अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आप डायग्राम देखिए पहले। P2 से P3 तक आप देखिए कि अब आपका इनकम का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ गिर रही है, P3 तक गिर रही है। फिर ई जो लाइन है अपनी संतुलन उत्पादन विस्तार पथ, इससे नीचे और देखिए कि ग्रोथ रेट आपकी और गिर रही है, P3 से P4 तक गिर रही है। P4 के बाद में P5 ये जो है, यहाँ देखिए इसमें कितनी ये जो दूरी है ये दूरी बहुत छोटी है, P4 से P5 बजाय P1 से P2 दूरी ज़्यादा है, ठीक है, ग्रोथ की। मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए P1 से P2 ये वाली जो इस पे जो ग्रोथ रेट चल रही है ये काफ़ी दूरी तक कवर कर रही है, काफ़ी दूरी तक चल रही है। जबकि P4 से P5 यहाँ पर ये जो दूरी है ये दूरी बहुत छोटी हो गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ इकलौता त्वरक कार्य कर रहा है अभी इस समय, और यहाँ पर गुणक और त्वरक दोनों क्रियाशील रहते हैं P1 से P2 वाले पॉइंट पे। अब आप देखिए P5 से आगे हम चलेंगे, और P5 से आगे आप और ले सकते हैं P6 वगैरह जो भी हैं, यहाँ पर ऊपर आते ही गुणक और त्वरक दोनों क्रियाशील हो जाते हैं, और ये पथ फिर इस तरीके से ऐसे चलता है, ठीक है। आप इसको डायग्राम में को समझने के बाद में आप इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, किस तरीके से आय का न्यूनतम स्तर निम्नतम पथ दिखाया गया है LL, और आय का निम्नतम तल दिखाया गया है। और इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। गुणक और त्वरक की परस्पर क्रिया के कारण उत्पादन तथा आय में वृद्धि अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक बिंदु P0 से विस्तार पथ पर ऊपर की ओर P1 पर ले जाती है। यह उत्कर्ष अवस्था
चक्र से संबद्ध रहते हुए गुणक और त्वरक के दिए मूल्यों के कारण विस्फोटात्मक चक्र की स्थिति को जन्म देती है। पर पूर्ण रोजगार उत्पादन रेखा FF व्यापार चक्र की ऊपरी शिखर सीमा का निर्धारण करती है, जो कि पूर्ण रोजगार अवस्था में साधनों की सीमितता अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचने से रोकती है। ध्यान रखिए, पूर्ण रोजगार अवस्था से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है आपका ग्रोथ का ये सर्कल, ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इस समय साधन सीमित हो गए हैं। तो साधनों की सीमितता इसको शिखर पर जाने से रोकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जब पूर्ण रोजगार शिखर को स्पर्श करती है तो कुछ समय अवधि तक उस रेखा के साथ ही रेंगती चलती है। इसके माने आप कह सकते हैं कि उसको स्पर्श करने के बाद में तुरंत नीचे नहीं गिरती है, कुछ समय तक उस रेखा के साथ साथ ही चलती रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली रेखा के साथ साथ। इसका कारण है गुणक और त्वरक दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद में जाकर अर्थव्यवस्था का शिखर पथ के साथ साथ चलना निवेश समय पश्चता पर निर्भर करता है, यानी इन्वेस्टमेंट टाइम लेग पर निर्भर करेगा। निवेश समय पश्चता जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही शिखर पथ के साथ चलेगी, क्योंकि चक्र की पिछली शिखर अवस्था में लाभ संभावना अपेक्षाकृत कम होने से निवेश की मात्रा घट जाती है, जो अर्थव्यवस्था को आगे शिखर अवस्था में रखने के लिए अपर्याप्त रहती है। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि निवेश किस पे निर्भर करता है, ये पिछले अवधि और उससे पिछले अवधि की इनकम के अंतर पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि निवेश में ये समय पश्चता यानी टाइम लेग जितना ज़्यादा होगा, ये जो आपकी ग्रोथ है, ये व्यापार चक्र है, उतना ज़्यादा वहाँ पे रेंगता हुआ चलेगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का बिंदु P2 के बाद नीचे की ओर अग्रसर की झुकाव होता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था अवनति की ओर अग्रसर होती है। अवनति की अवस्था में गुणक और त्वरक दोनों का यंत्र उल्टा कार्य करता है। घटते हुए निवेश से आय घटती है, गुणक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया यहाँ पर। घटती आय से निवेशों में कमी अपेक्षाकृत अधिक होती है। परिणाम स्वरूप व्यापार चक्र में अवनति का क्रम आगे बढ़ता जाता है। त्वरक की लगातार क्रिया के कारण उत्पादन संतुलन को ई रेखा से नीचे की ओर गिरता हुआ निम्नतम आय पथ LL के बिंदु P4 पर स्पर्श करेगा, और उसका कारण भी वही विस्फोटात्मक प्रवृत्तियां होंगी जिनसे ये ऊपर चढ़ा था। ये डायग्राम आप देख चुके हैं। अवनति की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन में गिरावट अधिक प्रपाती स्टीप हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, स्टीप का मतलब समझिए आप थोड़ा सा यहाँ पे। स्टीप का मतलब है ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, एक होता है गिरने का तरीका, ठीक है, यानी ढालू, और कम ढालू है यहाँ पर, है ना, और एक होता है कि सीधा ऐसा गिरना। तो ये अभी कैसे गिर रही है, इसकी रफ्तार ऐसे आ रही है, इसकी रफ्तार ऐसे भी आ सकती थी, ठीक है, लेकिन इसकी गिरने की रफ्तार अधिक स्टिपी हो जाती है, हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। पर चूंकि अवनति अवस्था में त्वरक उतना तेजी से क्रियाशील नहीं रहता जितना उत्कर्ष अवस्था में रहता है। यदि अर्थव्यवस्था में अवपात उग्र रहे तो प्रेरित निवेश शीघ्र ही गिरकर शून्य होने पर त्वरक को भी शून्य कर देगा। इस अवस्था में निवेश की कुल मात्रा विशुद्ध स्वायत्त निवेश की स्थिति की स्थिर दर पर निर्भर करेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका चालू रहने के कारण उत्पादन में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से होगी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट में ये ऑटोनोमस को मानते हैं कि वो तो होता ही रहेगा, तो उसके होने के कारण जो अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है, वो गिरावट क्या है, धीमी गति से होगी। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी की अपेक्षा मंदी की अवधि लंबी होगी, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं। P3 से P4 बिंदु P4 पर अवपात रेखा LL के निम्न आय पथ पर पहुंच जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था अवपात के बिंदु P4 से तुरंत ऊपर की ओर नहीं मुड़कर कुछ अवधि तक निम्न आय संतुलन रेखा LL के साथ चलती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए इस डायग्राम में ये P4 से P5 तक इसी में रेंगते हुए चल रही है LL पे। ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है। साथ ही आप ये देखिए कि निवेश जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह क्या है, वह रुक नहीं रहा है, वो तो हो ही रहा है। तो इस कारण ये है इसी पर रेंगते हुए चल रही है। ठीक है,
अंततः जब अर्थव्यवस्था में सारी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग होने लगेगा और स्वायत्त निवेश आय में वृद्धि कर आगे प्रेरित निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, तो अर्थव्यवस्था निम्न तल आय रेखा LL के बिंदु P5 से गुणक और त्वरक क्रिया चालू होने से ऊपर की ओर शिखर की ओर अग्रसर होगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रक्रिया का क्रम चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं। ये आगे हम देखते हैं हिट्स्टे मॉडल की मान्यताओं को लेते हैं। हिट्स्टे मॉडल की अगर मान्यताएं हैं, पहला है ये मान्यता है कि अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है। प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा है उपभोग फलन तथा प्रेरित निवेश फलन में समय पश्चता गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया में समयांतर ढंग से गति लाती है। तीसरा है गुणक और त्वरक के मूल्य उत्पादन तथा आय संतुलन के हर स्तर पे स्थिर रहते हैं। इन्होंने कांस्टेंट मान लिया इनका मान। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में उत्पादन ऊपर की ओर विस्तार पर साधनों की सीमितता के कारण प्रत्यक्ष नियंत्रण का कार्य करता है। अवनति में त्वरक की क्रिया अर्थव्यवस्था में नीचे की ओर गिरावट की गति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करती है। बचत एवं निवेश गुणांक काल पर्यंत ऐसे ढंग से परिवर्तित होते हैं कि संतुलन पथ से ऊपर नीचे उतार चढ़ावों में समय पश्चता गति रहती है। उपभोग फलन आपका 0 से अधिक इकाई से कम होता है और इसी प्रकार औसत पूंजी उत्पाद अनुपात सदैव 0 से अधिक होता है, यानी आप एक्सेलरेटर का जो मान है ग्रेटर देन 0 हो जाता है। कुल निवेश 0 से अधिक रहने के कारण व्यापार चक्र विस्फोटात्मक होते हुए भी अर्थव्यवस्था के शिखरों तथा तलों के भीतर ही रहते हैं। इनकी आलोचनाओं की बात करें, अगर इस मॉडल में आलोचनाएं देखिए, आपको पता ही है कि गुणक और त्वरक का मूल्य स्थिर नहीं होता है। सैमुअल्सन ने भी गुणक और त्वरक का मान स्थिर माना है। ऐसा नहीं होता है, ये दोनों बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है स्वायत्त निवेश नियमित रूप से निरंतर नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही है। प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में उतार चढ़ाव संभव है और आप देखिए कि मंदी का वित्तीय संकट होने पर स्वायत्त निवेश सामान्य स्तर से नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट है वृद्धि केवल स्वायत्त निवेश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, हिट्स ने अपने सिद्धांत में वृद्धि को स्वायत्त निवेश में परिवर्तनों पर आधारित किया है, जबकि स्मिथ के अनुसार वृद्धि को केवल स्वायत्त निवेश पर निर्भर मानना सही नहीं है। स्वायत्त निवेश तथा प्रेरित निवेश में भेद करना युक्तिसंगत नहीं है। ठीक है, प्रत्येक निवेश अल्पकाल में स्वायत्त पर दीर्घकाल में स्वायत्त निवेश का अधिकांश भाग प्रेरित निवेश हो जाता है। यही नहीं, विशिष्ट निवेश का स्वायत्त एवं प्रेरित निवेश में भेद करना संभव नहीं होता है। आगे है पूर्ण रोजगार का शिखर मंदी की शुरुआत की समुचित व्याख्या नहीं करता है। ड्यूजनबेरी ने बताया है कि पूर्ण रोजगार के शिखर पर साधनों की सीमितता निवेशों में आकस्मिक पतन लाकर मंदी की ओर शुरुआत नहीं कर सकती। अर्थव्यवस्था में 1953-54 की मंदी साधनों की कमी के कारण नहीं आई। मौद्रिक साधनों के अभाव में भी पूर्ण रोजगार शिखर के पूर्व ही मंदी शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र के तल एवं निम्न मोड़ बिंदु की व्याख्या संदेहास्पद। हिट्स के अनुसार स्वायत्त निवेश ही व्यापार चक्र को धीरे धीरे तल की ओर गति प्रदान करता है तथा उसमें वृद्धि से ही तल पर निम्न मोड़ बिंदु आता है, जबकि हैरड तल पर स्वायत्त निवेश में वृद्धि पर संदेह प्रकट करते हैं। ये अनुभव सिद्ध नहीं हो पाया कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के समाप्त होने पर पुनरुत्थान शुरू होता है, जबकि 19वीं शताब्दी के अमेरिका के व्यापार चक्रों का अध्ययन बताता है कि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के विद्यमान रहते हुए भी पुनरुत्थान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार का स्तर उत्पादन पथ से स्वतंत्र नहीं होता। पूर्ण रोजगार का स्तर देश में उपलब्ध साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। जब पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि होती है तो उत्पादन का शिखर स्तर ऊपर चला जाता है और इस प्रकार उत्पादन का शिखर स्तर पूंजी स्टॉक के साथ साथ बदलता रहता है। अतः पूर्ण रोजगार स्तर को उत्पादन पथ से पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के कई घटकों की इन्होंने उपेक्षा की है, जैसे कि व्यापार प्रत्याशा, निर्णय, मनोवैज्ञानिक तत्व, मौद्रिक तत्व, इनको इन्होंने अध्ययन में नहीं डाला है। मंदी की अवस्था तेजी की अवस्था से लंबी नहीं होती है। हिट्स के व्यापार चक्र विश्लेषण में मंदी की अवस्था को तेजी की विस्तार अवस्था से अधिक लंबी होने की बात कही गई, जबकि युद्धोत्तरकालीन व्यापार चक्रों में विस्तार अवस्था संकुचन अवस्था से अधिक लंबी थी। ठीक है,
निष्कर्ष में अगर हम देखें तो चूंकि व्यापार चक्र का जो मॉडल हिट्स के द्वारा दिया गया है, इसमें कई खामियां हैं, फिर भी यह सिद्धांत व्यापार चक्र के कारणों तथा उसकी विभिन्न अवस्थाओं का बहुत ही तार्किक एवं क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत में गुणक त्वरक विकास सिद्धांत का समन्वय कर व्यापार चक्रों में शिखरों तथा तलों से मोड़ बिंदुओं की बहुत ही संतोषजनक व्याख्या की गई है। यह सिद्धांत इस दृष्टि से बेहतर है कि यह अर्थव्यवस्था में सदैव वृद्धि की प्रवृत्ति की ओर संकेत देता है। डैनबर्ग और मैकडुगल के अनुसार हिट्स का मॉडल व्यापार चक्रों के विश्लेषण में एक लाभदायक ढांचे का काम करता है तथा वृद्धि के ढांचे के भीतर अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव का पर्याप्त सुंदर ढंग से चित्रण प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि विशिष्ट रूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विस्तार के बाद अनिवार्यतः संकुचन की अवधि आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।